हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपकी इस यूट्यूब चैनल पे। दिवाली आप लोगों ने मना लिया। आई होप दिवाली आपका बहुत ही अच्छा रहा हो। अब आप में से जो बिहार के हैं वो छठ पूजा मनाएंगे। बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार छठ पूजा, छठ महापर्व। मैं भी बिहार से हूँ तो मैं भी छठ पूजा मनाऊंगा। हमारे घर में भी मनाया जाता है। तो उस समय भी 3 से 4 दिन वीडियोज नहीं आएंगे, राइट। और आज का ये वीडियो अगर आप हेडफोन लगाकर देखना चाहते हैं, ईयरफोन लगाकर देखना चाहते हैं तो आप मत देखिएगा। आज आप बिना हेडफोन बिना ईयरफोन का ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि पटाखों की आवाज़ जो है बीच बीच में आती रहेगी। तो हेडफोन अगर आप लगाकर देखेंगे तो ज़्यादा साउंड आने के कारण आप डर सकते हैं। इसलिए आप हेडफोन लगाकर मत देखना, ईयरफोन का इस्तेमाल मत करना। मोबाइल का जो स्पीकर है उस पर रखिए और इस वीडियो को देखिए। हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया था। 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया था। आज हम लोग फिर से 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और टोटल 150 प्रश्न जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर हो जाएंगे और पूरा चैप्टर जो है इसी 150 प्रश्नों के साथ अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जाएंगे, है ना। ऐप पर जाना, इस सीरीज के अंदर आने वाले सारे वीडियो के PDF आपको एप्लीकेशन पे यानी कि ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को करना। वाट्स किसके कारण होता है? वाट्स देखो एक बीमारी है। ये किसके कारण होता है? एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। वाट्स अपने आप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि यौन संक्रमण रोग है। यौन संपर्क बनाने से यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। ये वायरल डिजीज है। आपको देखो इसमें कौन कौन से याद रखने हैं। आपके एग्जाम में यानी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ये गोनोरिया और सिफिलिस, ये दोनों भी यौन संक्रमण रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यौन संचारित बीमारी है, यानी कि यौन संपर्क बनाने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल जाती है। ये सारे के सारे जो है STDs है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु जनित बीमारी है। उसके बाद आपको याद रखना है ये हर्पीज, ये वाट्स और ये एड्स, ये 3 बीमारी जो है वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। आपसे वाट्स के बारे में पूछा गया था तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर्पीज, वाट्स और एड्स ये तीनों की तीनों बीमारियां जो है STDs है और सब के सब जो है ये वायरल है। लेकिन ये जो गोनोरिया है, गोनोरिया को हिंदी में सुजाक बोलते हैं, और ये सिफिलिस, ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियम यानी कि बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है जीवाणु के लिए, और बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं वो प्लूरल वर्ड होता है। ठीक है, प्लूरल वर्ड होता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरियम सिंगुलर वर्ड है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है? एक विषाणु के कारण ये होता है, तो ये वायरल डिजीज है और STD है। तो देखो सुजाक और सिफिलिस ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। एड्स जो है ये वायरल डिजीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यौन संपर्क बनाने से एड्स जो है फैलती है, एड्स बीमारी जो है फैलती है। जुकाम वायरल हो सकता है लेकिन ये STD नहीं है, इसीलिए डी आंसर नहीं होगा, सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यह भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? HIV के कारण ही एड्स होता है। ये एड्स HIV के कारण होता है, HIV के कारण होता है। ये एड्स बीमारी जिस वायरस के कारण होता है उसका नाम है HIV। इसका नाम है HIV। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस का नाम है जिसके कारण ये एड्स बीमारी जो है होती है। तो बोल रखा है कि HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? HIV यौन संपर्क से इसलिए फैलता है क्योंकि जो शुक्र है, यानी वीर्य की बात कहा जा रहा है, वीर्य की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। वीर्य के बारे में कहा जा रहा है कि वीर्य में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं ये HIV, इसीलिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई पुरुष है जिसे HIV है, जो HIV से इन्फेक्टेड है, उसके वीर्य में ये HIV होगा, उसके ब्लड में भी HIV होगा, तो उसका ब्लड भी किसी दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में आता है तो दूसरे को HIV हो जाएगा, यानी कि HIV पॉजिटिव हो जाएगा।
अगर ये पुरुष किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो इसके वीर्य के कारण अगर ये कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करता है, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करता है, वैसे केस में जिस महिला के साथ ये यौन संबंध बनाएगा उस महिला को भी HIV हो सकता है, इसके हाई चांस है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक पादप और जंतु के बीच संयोजक करी है? संयोगक नहीं होगा, संयोजक होगा। संयोजक करी है, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच। प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है यूग्लिना को। मतलब ना तो ये पूरी तरह से प्लांट है और ना ही पूरी तरह से जंतु है, एनिमल है, दोनों के बीच का है। बोलते हैं ना घर का ना घाट का, बीच का, वही चीज है। ना तो ये पूरी तरह से प्लांट है ना ही एनिमल है। कुछ प्रॉपर्टीज इनके होते हैं पादप जैसे और कुछ होते हैं जंतु के जैसे, इसीलिए यूग्लिना को कहा जाता है संयोजक करी। राइट, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? गर्भ निरोधक विधि का मतलब एक ऐसी विधि जो प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है, एक ऐसी विधि जिससे महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, इसी को कहा जा रहा है गर्भ निरोधक विधि। गर्भ को निरोध कर देना यानी कि प्रेग्नेंट होने से रोक देना महिला को। अवांछित गर्भधारण यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, चाहते नहीं थे कि प्रेग्नेंट हो लेकिन प्रेग्नेंट हो जाती एक फीमेल, तो उसी को हम लोग अवांछित गर्भधारण बोलते हैं। मतलब चाहते नहीं थे फिर भी प्रेग्नेंट जो है वो हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि कौन सी गर्भ निरोधक विधि है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी और एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। तो यहां पर देखो आप, अगर मान लीजिए कोई महिला कॉपर टी का इस्तेमाल जो है करती है तो अवांछित गर्भधारण से वो बच सकती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से वो नहीं बच पाएगी। अगर कोई पिल्स लेती है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए तो गर्भधारण तो नहीं होगा उसका, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो उसको हो सकती है। ऐसे ही अगर मान लो किसी ने परमानेंटली जो है ट्यूबेक्टमी या फिर वेसेक्टमी यानी कि अपना नसबंदी करा रखा है, वैसे केस में भी क्या होगा कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो पाएगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाएगी, लेकिन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो तो भाई हो ही सकती है। तो ये सारी विधि जो है किसी काम की नहीं है। ये ACD ये सारी जो विधियां हैं अवांछित गर्भधारण से बचा सकती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा सकती है। अगर हम कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्डम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी ये बचाएगा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाएगा, क्योंकि जो वीर्य को डिस्चार्ज किया जाता है पुरुष के द्वारा वो कॉन्डम में ही रह जाता है, वो कॉन्डम में ही रह जाता है, यानी कि जो उसका वीर्य है वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जो लिंग होता है उसके ऊपर कॉन्डम चढ़ा होता है। तो अगर मान लो जो फीमेल है, अगर मान लो कि वो HIV पॉजिटिव है तो भी वो पुरुष बच जाएगा। अगर मान लो कोई पुरुष है जो HIV पॉजिटिव है तो महिला जो है HIV पॉजिटिव होने से बच जाएगी। तो कॉन्डम के डबल फायदे हैं, डुअल बेनिफिट मिलता है। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने का काम करता है, साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी ये कॉन्डम बचाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। स्तंभों को सुमेलित कीजिए। देखो ये जो समूह 2 में है, कंडोम है, गोली है, कॉपर टी है, शुक्रवाहिका उच्छेदन है, ये सारी विधियां हैं प्रेगनेंसी को रोकने की, यानी कि गर्भ निरोधक विधि है, लेकिन सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, अलग अलग तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है ना। जैसे मान लो कि अंडाणु है और शुक्राणु है, भाई इन दोनों को आपस में फ्यूज ही ना होने दिया जाए। मान लीजिए कि फ्यूज हो चुका है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो जो जायगोट बनेगा उस जायगोट को गर्भाशय भित्ति में स्थापित ना होने दिया जाए, ऐसे भी रोका जा सकता है। या फिर शुक्राणु को डिस्चार्ज ही ना किया जाए योनि में, महिला की योनि में, ऐसे भी रोका जा सकता है। या फिर शुक्राणु को डिस्चार्ज तो कर दिया जा रहा है लेकिन उसको मार दिया जा रहा है ना, मार दिया जा रहा है। इस अंडाणु तक यानी कि फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही इस शुक्राणु को मार दिया जा रहा है, ऐसे भी गर्भ को निरोध किया जा सकता है। उसके बाद मान लो ये जो अंडाणु है जो अंडाशय से उत्सर्जित होता है, ये जो अंडाणु होता है, एग जो होता है, ये अंडाशय से ही निकलता है, तो इसको निकलने ही ना दिया जाए। तो कई सारे चेक पॉइंट है, बोल सकते हो,
कई सारे तरीके हैं प्रेगनेंसी को रोकने की, राइट। तो कौन सी विधि किस तरीके से काम कर रही है समूह एक में दिया हुआ है, तो मिलान करना है आपको सही से। जैसे यांत्रिक अवरोध यानी कि मैकेनिकल बैरियर, तो जो कॉन्डम है वो मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करता है। लिंग के ऊपर कॉन्डम को चढ़ाया जाता है, ये वीर्य को महिला के योनि में निकलने ही नहीं देता है, यानी सारा का सारा जो वीर्य है, सारा का सारा जो शुक्राणु है कॉन्डम में ही रह जाता है, महिला के योनि में ये वीर्य पहुंचता नहीं है। तो इससे जो ये अंडाणु है, ये जो शुक्राणु है, अंडाणु के पास फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि योनि में तो निकला नहीं शुक्राणु, तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु जाएगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो जो महिला है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। एक के साथ सी जाएगा, एक के साथ सी चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद है रासायनिक विधि, यह है गोली। महिला अगर पिल्स लेती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है वो अगर लेती है, तो वो रासायनिक विधि है। जो हार्मोन है सेक्स से रिलेटेड, उसको इम्बैलेंस करने का काम जो है ये गोली करती है। 2 के साथ डी जाएगा, 2 के साथ ए है, ए में गलत हो जाएगा, 2 के साथ बी है, डी में गलत हो जाएगा। उसके बाद है कॉपर टी। कॉपर टी क्या करता है कि शुक्राणुओं को मारता है। कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होता है, कॉपर टी से कॉपर आयन रिलीज होता है। ये कॉपर आयन जो है बोल सकते हो कि जहर है शुक्राणुओं के लिए, शुक्राणुओं को मारने का काम ये कॉपर टी करता है। कॉपर टी जो है टी शेप का डिवाइस होता है जो महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। टी शेप का डिवाइस होता है जो महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो है कॉपर आयन रिलीज होता रहता है। जैसे शुक्राणु जो है उस गर्भाशय से होकर करता है, वैसे वो मर जाता है रास्ते में ही। शल्य क्रिया यानी कि सर्जिकल मेथड है ये है शुक्रवाही का उच्छेदन। महिला अपनी नसबंदी को, महिला नसबंदी आपने सुना होगा, उसे हम लोग इंग्लिश में ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। ऐसे ही पुरुष नसबंदी भी होता है, तो शुक्रवाही का यानी कि वास डिफरेंस होता है उसको काट करके बांध दिया जाता है। तो 3 के साथ ए हो जाएगा, 3 के साथ ए हो जाएगा, और 4 के साथ बी हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध की रोधक विधि का उदाहरण है? गर्भ निरोध का रोधक विधि का मतलब वही बैरियर मेथड का उदाहरण है, तो यह है कंडोम। ये खाई जाने वाली गोलियां, ये केमिकल मेथड है। ये डिवाइस है लूप, जैसे कि कॉपर टी भी एक डिवाइस है, और ये अपने आप में सर्जिकल मेथड है और परमानेंट मेथड है, ठीक है। पर जो सर्जिकल मेथड होता है वो परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। इन सारे का इस्तेमाल तो आप तब तक करेंगे जब तक फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, या पुरुष जो है फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर किसी ने ये करवा लिया तो परमानेंटली फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी और पुरुष जो है प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? परमानेंट मेथड है। एक बार इस विधि को अपना लिया जाता है, उसके बाद कभी भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, पुरुष प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा किसी महिला को। तो नसबंदी जो है पुरुष भी करवा सकता है, पुरुष नसबंदी, और महिला भी करवा सकती है, स्त्री नसबंदी, महिला नसबंदी। तो सर्जरी द्वारा नसबंदी, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है? यानी कि सर्जिकल मेथड है, ऑपरेशन किया जाता है छोटा सा, जिसका उपयोग पुरुष से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। तो यह है शुक्रवाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। यहां पर आप समझिए, इसमें शुक्राणु बनता है, इसमें कुछ समय के लिए स्टोर्ड होता है, फिर शुक्राणु मान लो कि संभोग किया जा रहा है, संभोग किया जा रहा है, तो यहां से वीर्य बाहर आएगा, वीर्य बाहर आएगा जिसमें कि शुक्राणु भी है ना, शुक्राणु भी है, और इसी शुक्राणु को रोकना है निषेचन से। तो वीर्य जो है इससे होते हुए, यानी शुक्राणु जो है इससे होते हुए वास डिफरेंस से होते हुए यहां से बाहर निकलता है। अब देखो रास्ते में ही क्या, 2 शुक्रवाहिका है, 2 वास डिफरेंस है, दोनों को काट दिया गया है। यहां से देखो काट दिया गया है, काट करके बांध दिया गया है। अब क्या होगा, यहां से जो वीर्य बाहर आएगा उसमें सब कुछ होगा, जो भी बीच में ग्रंथियां आती है, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, जो भी ग्रंथियां आती है उन सारे का स्राव होगा, इस वीर्य में सारे का स्राव होगा, लेकिन शुक्राणु नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु को हमने रास्ते में रोक दिया है। यहां से आगे शुक्राणु बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जो वीर्य बाहर आएगा, महिला के योनि में जो वीर्य को छोड़ा जाएगा उसमें शुक्राणु नहीं होगा, तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी।
यह है वैसेक्टमी यानी कि पुरुष नसबंदी। ऐसे ही स्त्री नसबंदी भी है, महिला नसबंदी भी होता है। फेलोपियन ट्यूब को देखो यहाँ पर काट दिया जाता है, काट करके बांध दिया जाता है। फेलोपियन ट्यूब को जो है कट करके बांध दिया गया है। अब क्या होगा कि शुक्राणु यहाँ से ऐसे आएगा, लेकिन इससे आगे बढ़ नहीं पाएगा, और यहाँ पर अंडाणु जो है इंतजार कर रहा है कि भाई शुक्राणु आएगा और निषेचन करेंगे, लेकिन शुक्राणु को तो ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ से शुक्राणु आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। बढ़ ही नहीं पाएगा तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो नहीं होने वाली है। यहाँ पर भी एक बार इस विधि को अपना लिया जाए, पुरुष अगर ऐसा करवा लेता है, स्त्री अगर ऐसा करवा लेती है, उसके बाद कभी भी इस चीज़ को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। पुरुष कभी भी किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर पाएगा, महिला कभी भी किसी से प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधन की कौन सी विधि HIV के संक्रमण को रोक सकती है? तो जो भी विधि है गर्भ निरोधन की, जो भी विधियां हैं गर्भ निरोधन की, उसमें से केवल कॉन्डम ही है, केवल कॉन्डम ही है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा सकता है। तो केवल रोध विधियां में ही कॉन्डम आता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधन की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं? हार्मोन संतुलन में बदलाव होते हैं तो यह है पिल्स, गोलियों का सेवन। हार्मोन को इम्बैलेंस करके फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाने का काम यह गोलियां करती है। फेलोपियन ट्यूबों को शल्य क्रियात्मक अवरोधन, इसे हम लोग ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टमी यानी कि स्त्री नसबंदी, जो आपने यहां पर देखा था। कॉपर टी लगाना, टी शेप का डिवाइस होता है जिससे कॉपर आयन रिलीज होते रहते हैं। कॉन्डम का प्रयोग, ये बैरियर मेथड है, रोध विधि है। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब कोशिका को मारना होता है। शुक्राणु भी अपने आप में कोशिका है, तो इसको मारने का काम इस टेक्निक में किया जाता है गर्भाशय के भीतर। तो यह है कॉपर टी का उपयोग। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर टी से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं शुक्राणुओं का, यानी कि शुक्राणुओं को मारने का काम जो है ये कॉपर टी से निकलने वाले कॉपर आयंस करते हैं। साथ में इम्प्लांटेशन को रोकने का भी काम जो है ये कॉपर टी करता है, यानी कि मान लो कि निषेचन हो चुका है तो जो जाइगोट बनेगा या जो भ्रूण बनेगा उसको गर्भाशय की भित्ति में स्थापित होने से भी ये कॉपर टी रोकता है। लूप किस प्रकार गर्भ निरोध के रूप में कार्य करता है? कॉपर टी भी क्या अपने आप में लूप ही है, बोल सकते हो, ठीक। लेकिन लूप नाम से और भी डिवाइस आते हैं जिसको गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। तो हम बोलेंगे कि यह भ्रूण के प्रत्यारोपण को निरोध करता है। लूप में कॉपर टी भी आ सकता है। मैंने आपसे कहा कि एक तो है कि फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, पहला काम तो यही है। कॉपर टी का पहला काम यही है, लूप का पहला काम यही है। लेकिन अगर निषेचन मान लीजिए कि हो चुका है तो प्रत्यारोपण को रोकने का काम ये लूप या कॉपर टी करेगा, ठीक है। भ्रूण एम्ब्रियो को गर्भाशय की भित्ति में स्थापित नहीं होने देगा। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि बेस्ट होगा इसके उत्तर के लिए। इसमें डिम वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तो ऐसा तो स्त्री नसबंदी में होता है, ट्यूबेक्टमी में होता है, ठीक। यह शुक्राणुओं के स्राव को अवरुद्ध करता है, तो ये तो कॉन्डम में होता है। यह डिंब के स्राव को निरुद्ध करता है, यानी कि डिंब को अंडाशय से, डिंब का मतलब क्या हुआ, अंडाणु की बात जो है यहां पर की जा रही है, ठीक है। अंडाणु की बात की जा रही है, यानी अंडाणु को अंडाशय से निकलने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसा पिल्स की मदद से होता है। जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है वो अंडाशय से अंडाणु को निकलने नहीं देती है, यानी कि जो अंडोत्सर्जन है उसकी वो प्रक्रिया जो है रोकने का काम ये पिल्स करती है। और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लूप का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि कॉपर टी। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है, ठीक। किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? जब युग्मक का निर्माण होता है उस दौरान गुणसूत्र आधा हो जाते हैं। गुणसूत्र आधा हो जाते हैं। सोच कर देखिए आप कि हम इंसानों के बॉडी में एक कोशिका में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मान लीजिए कि जो शुक्राणु है इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो अंडाणु है इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इन दोनों का जब निषेचन होता तो जो जाइगोट बनता उसमें कितने क्रोमोसोम्स हो जाते हैं?
92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यानी कि जितने भी सेल्स बनते आगे चल करके डिवाइड होकर के सारे में 92 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होना चाहिए कि जब शुक्राणु और अंडाणु निषेचन करे तो जो जायगोट बने भाई उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब इसमें 23 क्रोमोसोम हो, इसमें 23 क्रोमोसोम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब शुक्राणु बनेगा, जब ये अंडाणु बनेगा, उस समय शुक्राणुओं को जो है गुणसूत्रों की संख्या को जो है आधा करना पड़ेगा, है ना। गुणसूत्र की जो संख्या है वो आधी हो जाएगी जब ये शुक्राणु का निर्माण होगा, जब ये अंडाणु का निर्माण होगा। और होता भी ऐसा ही है। शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका होती है उसमें होते हैं 46 गुणसूत्र। फिर ये डिवाइड करते हैं ऐसे 2 में डिवाइड करते हैं और बनते हैं 2 नई कोशिकाएं जिसमें 23 गुणसूत्र ही होते हैं। यानी जो गुणसूत्र की संख्या वो आधी हो जाती है। फिर ये आगे और डिवाइड होते हैं और ऐसे 4 नए सेल्स बनते हैं और इस बार जो है सारे में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो लास्ट में जाकर यही 4 शुक्राणु का निर्माण होता है एक कोशिका से। तो यहाँ पर देखो गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई। तो जब ये शुक्राणु बना, यानी जब युग्मक बना, चाहे ऐसे जब अंडाणु का निर्माण होता है तो गुणसूत्र की संख्या जो है वो आधी हो जाती है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आधी हो गई है तभी जाकर के वापस से जब जाइगोट बना तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स है और यहाँ से जितने भी नए सेल्स बनेंगे उन सारे में 46 क्रोमोसोम्स होंगे, गुणसूत्र होंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए हमारा राइट आंसर। मानव शुक्राणु का कौन सा भाग युग्मनज के लिए निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? यानी जाइगोट की बात की जा रही है कि जाइगोट जो कि एक कोशिकीय भ्रूण है, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से जाइगोट बनता है, तो इसके बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह है ए। ठीक, इसी में आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स में आपके डीएनए होते हैं। तो केवल भाग ए। ये पूंछ, ये जो पार्ट है बीच वाला, ये सारे जो है बाहर रह जाते हैं। अंडाणु के साथ जब जाकर ये भिड़ते हैं तो केवल ए है जो इसके अंदर जाएगा और आगे की प्रक्रिया करेगा। बाकी सी और बी ये सब बाहर रह जाएगा। ठीक, ए में ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? तो शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार काम करती है? तो अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर, यानी कि जो अंडोत्सर्जन है उसको रोका जाता है। जो ओव्यूलेशन है इसको रोका जाता है, इसको नहीं होने दिया जाएगा। यानी अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन जो है नहीं होगा। गर्भ निरोधक गोलियां इसी प्रकार काम करती है, हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती है। तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो जो बर्थ है वो कंट्रोल में रहेगा। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में, जनन कोशिका मतलब शुक्राणु और अंडाणु, तो अभी मैंने आपको बताया था 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो वृषण कोश है, जो स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम होता है, इसी में दोनों के दोनों टेस्टिस होते हैं, है ना। इसी में दोनों के दोनों टेस्टिस होते हैं। ये स्क्रॉटम है, वृषण कोश है, जिसमें ये टेस्टिस जो है होते हैं। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ये बॉडी के बाहर है। स्क्रॉटम के भीतर दोनों टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है? मैंने आपको बताया था कि शुक्राणुओं के बनने के लिए, इसी में शुक्राणु बनता है। शुक्राणुओं को बनने के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए। यही मैंने आपको बताया था। तो बी हमारा आंसर। यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसी को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। पहले इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है। IVF कहा जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि महिला के बॉडी से अंडाणु को निकाला जाता है,
पुरुष से वीर्य लिया जाता है, वहां से शुक्राणु को लिया जाता है। तो मेल साइड से इस शुक्राणु को लिया गया और फीमेल साइड से इस अंडाणु को लिया गया, और प्रयोगशाला में इस शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन करवाया जाता है, और फिर यहां से बनेगा क्या, एम्ब्रियो। फिर यहां से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, उसका डिवीजन होगा। फिर इस एम्ब्रियो को महिला के शरीर में स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अंडाणु है किसी और महिला का हो, और ये जो एम्ब्रियो स्थापित किया जाएगा वो किसी और महिला के बॉडी में स्थापित किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आईवीएफ जो है आजकल खूब आप सुनते होंगे। तो आईवीएफ में इससे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, तो ऐसा लगता था कि भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आईवीएफ में निषेचन की जो प्रक्रिया है ना, वो बॉडी के बाहर, महिला के शरीर से बाहर प्रयोगशाला में कराया जाता है। जब एम्ब्रियो बन जाता है, यानी कि 4 दिन 5 दिन के बाद, निषेचन के 4-5 दिन के बाद या फिर 1 सप्ताह के बाद उस एम्ब्रियो को गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, वो अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके जान को खतरा है। मान लीजिए कि एक महिला है जो अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके जान को खतरा है, वो मर सकती है। तो महिला क्या कर सकती है कि अपना अंडाणु दे सकती है, ठीक, और अपने हस्बैंड का शुक्राणु वो लेगी, अपना अंडाणु देगी, प्रयोगशाला में निषेचन करवाया जाएगा और इस एम्ब्रियो को जो है किसी और महिला के शरीर में स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक। तो ये चीज भी हो सकता है। तो कई सारी दिक्कतें आती हैं, जहां पर कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं जहां पर इस आईवीएफ का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो हम बोलेंगे शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, शुक्राणु यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का बाह्य निषेचन प्रयोगशाला में निषेचन जो है करवाया जाता है। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद, राइजोपस अपने आप में कवक है, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ब्रेड फफूंद है ना, ब्रेड पर उगने वाला कवक है राइजोपस में। इनमें से किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन प्रदर्शित होता है? बता चुका हूं मैं, बीजाणु समासंग, बी हमारा राइट आंसर। प्रथम रजोधर्म, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यौवन आरंभ से शुरू होता है जिसे डैश कहा जाता है। तो जब एक लड़की 11-12 साल की उम्र पे, 10 से 12 साल की उम्र पे आती है, तब उसके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है और उनके बॉडी में कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक चेंज क्या होता है कि पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो जो पहला पीरियड आता है ना, जो पहला पीरियड आता है उसको कहा जाता है रजोदर्शन, रजोदर्शन कहा जाता है। और जो आखिरी पीरियड होता है लगभग 55 वर्ष की उम्र पे जाकर के जो पीरियड्स आने होते हैं वो बंद हो जाते हैं महिलाओं के अंदर, उसे रजो निवृत्ति कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। प्रथम रजोधर्म कहा गया, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कहा गया, रजोदर्शन कहा जाता है, और जो अंतिम रजोधर्म होता है उसे रजो निवृत्ति कहा जाता है, मेनोपोज कहा जाता है। इसे मिनार्की कहा जाता है और इसे मेनोपोज कहा जाता है इंग्लिश में। तो हम इसे बोलेंगे अंतिम। अंतिम रजोधर्म, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, इसे कहा जाएगा मिनार्क और इसे कहा जाएगा मेनोपॉज। निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि किसको बोलते हैं? अंडाशय को बोलते हैं, है ना, ओवरी को बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी से एस्ट्रोजन हार्मोन और इसी से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। अब तक आपने देखे थे एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न। अब आइए हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। नीचे दी गई जीवों की सूची में वे कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं? अलैंगिक विधि से जनन करते हैं तो ईस्ट के अंदर आपने मूकुलन देखा था, अमीबा के अंदर आपने द्विखंडन देखा था, केला को आप उगा सकते हो कायिक प्रवर्धन के द्वारा। ये सारे के सारे क्या है? अलैंगिक विधि है। कुत्ता के अंदर लैंगिक जनन होगा। तो 1, 3, 4, 1, 3, 4 बी हमारा राइट आंसर। पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं? तो पुंकेसर में होता है परागकोश और परागकोश में शुक्राणु,
उसके बाद जो स्त्री केसर है उसका भाग है अंडाशय, अंडाशय के भीतर बीजांड और बीजांड के भीतर जो है अंडाणु यानी कि मादा युग्मक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन पुष्प के अंदर कैसे होता है। पहले क्या होता है कि पराग कोश से परागकण आकर के वर्तिकाग्र पर गिरता है यानी कि पॉलिनेशन होता है। तब क्या होता है, पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, तब जाकर के निषेचन होता है। उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, तब जाकर के प्लांट उगेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, परागण होगा, तब निषेचन होगा, निषेचन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, तब जाकर के प्लांट ग्रो करेगा। सी हमारा राइट आंसर यानी कि जर्मिनेट करेगा। पहले पोलिनेशन, तब फर्टिलाइजेशन, तब एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद जो एम्ब्रियो है वहां से जड़ और तना जो है निकलने शुरू होंगे। इसी को यहां पर नवोद्भिद कहा जाता है। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि। तो अलैंगिक विधि से जो बच्चे पैदा लेते हैं उसमें बहुत समानता होती है, बहुत ही ज्यादा समानता होती है। क्यों? अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। बिल्कुल सही है, ये एक रीजन है। ठीक, जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है, शुक्राणु अंडाणु, शुक्राणु किसी और का है, अंडाणु किसी और का है, दोनों के अपने अपने डीएनए हैं, दोनों कंबाइन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनता है। इसीलिए लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं उनमें विविधताएं जो है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान होते हैं उनकी तुलना में अधिक होती है और बहुत अधिक होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन की ये खासियत है, सिंगल पेरेंट। साथ में अलैंगिक जनन में क्या होता है, कभी भी शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ये फिक्स है। अलैंगिक विधि में यही चीज होता है, कभी भी शुक्राणु और अंडाणु ये आपस में निषेचन नहीं करेंगे। बन सकते हैं लेकिन निषेचन नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों जो है निषेचित नहीं होते हैं। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों गलत है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो डीएनए में, और डीएनए का टुकड़ा क्या होता है, जीन होता है। तो जीन हम बोलेंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हर एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए एक जीन होता है और जीन और कुछ नहीं, डीएनए का टुकड़ा होता है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं। जनक से संतति में जो लक्षण ट्रांसमिट होते हैं, जाते हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो समानताएं और विविधताएं दोनों। आप अपने जनक से कुछ समान है, कुछ भिन्न है। अमीबा है, स्पायरोगैरा है, ईस्ट है, में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है। अमीबा में द्विखंडन होता है, स्पायरोगैरा में खंडन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और ईस्ट में मुकुलन होता है। सब के सब अलैंगिक प्रजनन के ही प्रकार है, ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये इन तीनों में कॉमन है। स्पायरोगैरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। सही है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होना, ये द्विखंडन होता है, जैसा कि अमीबा के अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर, यूग्लिना के अंदर होता है, लिशमेनिया के अंदर भी द्विखंडन होता है। एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में विभाजित होना बहुखंडन ये कहलाएगा, जो प्लाज्मोडियम में होता है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं का बनना, तो ये द्विखंडन बहुखंडन भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। पुरानी कोशिका है, नई कोशिका बन गई, तो ऐसा तो द्विखंडन और बहुखंडन दोनों में होता है। तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जितने जो फिलामेंट्स होते हैं उनके जितने टुकड़े बनेंगे, नए स्पायरोगैरा बनेंगे। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं, इसे हम लोग बहुविभाजन कहते हैं, इसी को हम लोग बहुखंडन बोलते हैं, मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, तो सबसे पहले क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होगा, फिर इनके बीच में निषेचन होगा, फिर जाकर के एम्ब्रियो बनेगा और तब जाकर के प्लांट उगेगा, ठीक है। तो पहले शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण होगा, युग्मक बनेगा, तब उनके बीच में निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज आगे चल करके डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो से नए प्लांट बनेंगे। ए हमारा राइट आंसर। एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है।
एक स्पीशीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियंत्रित बनी रहती है? यानी मानव प्रजाति है, उसमें आप हैं और आपके पिताजी थे, मान लीजिए माता पिता थे और आप हैं, तो आपके माता पिता में जो गुणसूत्र की संख्या थी वही आप में भी है, कैसे हो पाया ये? यही चीज आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों ने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही सवाल आपसे पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानी लगी होती है? तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ये तंतु है और इस पर बीजाणुधानी होते हैं और इनमें बीजाणु का निर्माण होता है। फिर ये बीजाणुधानी फट जाती है मैच्योर होने के बाद और सारे बीजाणु जो है हवा में फैल जाते हैं, जहां जहां गिरेंगे वहां वहां नए राइजोपस उग जाएंगे अगर इनके अनुकूल वातावरण हुआ तो। इसे कहा मैंने तंतु। अब तंतु क्या है कि एक सामान्य नाम है ना, कोई भी ट्यूब जैसी लंबी पतली संरचना है उसे हम लोग तंतु बोल देते हैं। राइजोपस के केस में इसे हाइफे कहा जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस वाले तंतु को स्पेशल नाम दिया गया है हाइफे, इसे हाइफे कहा जाता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? तो कायिक प्रवर्धन का मतलब कायिक भाग से नए पौधों को उगाना। कायिक भाग मैंने आपसे कहा था जड़, तना और पत्ती, तो हम बोलेंगे तना, जड़, पत्ती, बी हमारा राइट आंसर। पुष्प जो है ये जनन भाग होता है। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? मान लीजिए डबल रोटी है और उस पर ये जो बीजाणु होते हैं वो आकर के गिर जाते हैं, तो नए राइजोपस उग जाएंगे अगर उनके अनुकूल वातावरण हुआ तो उनके अनुकूल वातावरण क्या हो सकता है कि नमी हो, थोड़ी बहुत गर्मी हो और जो पोषक हैं वो उपलब्ध हो। दो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दो नहीं, हम बोलेंगे बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, ये भी सही है, और डबल रोटी में नमी और पोषकों की उपलब्धता। एक और दो, ये स्पोर्स डबल रोटी पर जाकर गिरेंगे तभी नए कवक उगेंगे, वैसे नहीं उगेंगे ना। तो जो डबल रोटी है उस पर बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, ये बीजाणुधानी मान लो कि फट जाती है, सारे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं और इसी में से बहुत सारे स्पोर्स जाकर के डबल रोटी के स्लाइस पर गिर जाते हैं। अगर यहां पर थोड़ी बहुत नमी है, गर्मी है और खाने पीने की तो कमी इस ब्रीड में है नहीं, यहां पर नए राइजोपस जो है उग जाएंगे, सी हमारा राइट आंसर। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर होती है? पराग नली का निर्माण कब होता है? जब परागकण जो है, ये मैंने इस तरीके से बनाया है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। तो पराग नली का निर्माण कब होता है? जब यहाँ पर परागण पहले हो जाता है, फिर यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। तो ये पोलन ट्यूब जो है ये भाई कितना लंबा होगा, डिपेंड करता है कि ये परागकण कहाँ है, परागकण और इस बीजांड के बीच की दूरी पे डिपेंड करेगा। तो हम बोलेंगे वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, जो ये पराग नली की लंबाई है उतनी ही अधिक होगी। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुष्प के बारे में पूछा गया है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, गलत हो जाएगा। एक लिंगी भी हो सकते हैं, उभयलिंगी भी हो सकते हैं। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, बिल्कुल सही है। यह पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, नहीं, केवल एंजियोस्पर्म ही पादप के वैसे समूह हैं। पादप के 5 समूह होते हैं ना, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कौन कौन से हो गए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। केवल एंजियोस्पर्म ही है जो पुष्प देते हैं। निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं, बिल्कुल सही है। निषेचन के बाद अंडाशय जो है फल बन जाता है, बीजांड बीज बन जाता है। एकलिंगी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? एकलिंगी पुष्प के बारे में पूछा गया है। इनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों होते हैं, नहीं, ऐसा होगा तो उभयलिंगी पुष्प ये कहलाएगा। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्रीकेसर होते हैं, बिल्कुल सही है। या तो नर जनन भाग या फिर पुरुष नर जनन भाग या फिर मादा जनन भाग होंगे इसमें। इनमें परागण होता है, बिल्कुल हो सकता है। इनमें परागण क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं फल उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि फल किससे बनता है?
अंडाशय से ही फल बनता है और अंडाशय जो है ये मादा जनन भाग है। तो अगर मान लीजिए कोई पुष्प जो है एकलिंगी पुष्प है, वो भी नर पुष्प है, नर पुष्प, एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होते हैं, यानी वो नर पुष्प है, मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर के पास अंडाशय तो होगा नहीं, तो उसमें फल नहीं बनेगा। इसीलिए ए 4 जो है बिल्कुल सही कथन है। 1, 3, 4 ऑप्शन बी जो है हमारा सही है। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में, पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में, इसे 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है भाई, लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु चाहिए। शुक्राणु जो है नर युग्मक है और अंडाणु मादा युग्मक है, बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन की खासियत ही है कि शुक्राणु और अंडाणु के बीच में निषेचन की प्रक्रिया होनी ही है। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही है। शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचित होंगे तो युग्मनज बनेगा। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है। क्लोन का मतलब एग्जैक्ट सेम है ना, बिल्कुल सेम, आनुवांशिक रूप से भी और मॉर्फोलॉजिकल भी, यानी बाहर से देखने में भी और आनुवांशिक रूप से भी एक जैसे होंगे, उसी को क्लोन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा आप अलैंगिक प्रजनन में बोल सकते हो कि होता है, लैंगिक प्रजनन में नहीं। 1, 3, 4 नहीं, 1, 3, 4 नहीं, 1, 2, 3 जो है बिल्कुल सही कथन है। 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। चित्र 8.1 ये है, भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं? देखो बी जो है बीज पत्र है जो इस एम्ब्रियो को खाना खिलाने का काम करता है। बीज पत्र है बी जो खाना खिलाने का काम करता है। ए जो है प्रांकुर है जिसे तना विकसित होगा। सी मूलांकुर है जिसे जड़ विकसित होगी। तो ए प्रांकुर, बी बीजपत्र और सी मूलांकुर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं। आनुवांशिक पदार्थ एक ही स्पीशीज के 2 जनकों से आता है, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही प्रजाति के 2 जनकों से आनुवांशिक पदार्थ आता है ना। जैसे मानव अपने आप में एक स्पीशीज है, प्रजाति है, स्त्री है, पुरुष है। स्त्री का अपना आनुवांशिक पदार्थ है, अपना डीएनए है, शुक्राणु में, गुणसूत्र में है, और जो पुरुष है उसका भाई अपना डीएनए है गुणसूत्र में। दोनों के गुणसूत्र कंबाइन होते हैं निषेचन की प्रक्रिया में, तो दोनों के डीएनए जो है आकर के मिलते हैं। तो 2 अलग अलग जनकों का डीएनए होता है, 2 अलग अलग जनकों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, इस कारण से विविधता जो है अधिक पाई जाती है। आनुवांशिक पदार्थ 2 भिन्न स्पीशीज के 2 जनकों से आता है, नहीं 2 भिन्न स्पीशीज के थोड़ी ना होते हैं। इंसान के साथ ही बच्चे पैदा करते हैं ना, मानव प्रजाति जो है आपस में बच्चा पैदा करते हैं, यानी कि अपने ही प्रजाति के दूसरे लोगों के साथ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मानव प्रजाति जो है किसी और प्रजाति के साथ बच्चे पैदा करते हैं। आनुवांशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, नहीं। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है, ताकि जीवधारियों के लिए जनन करना क्यों अनिवार्य है? क्या जनन की प्रक्रिया अगर जीवधारी नहीं करते हैं तो क्या वो मर जाएंगे? नहीं। क्या जीने के लिए जनन जो है जरूरी है? तो ऐसा नहीं है भाई। जनन करना क्यों आवश्यक है? अगर मानव प्रजाति बच्चे पैदा करना बंद कर दे तो एक समय के बाद सारे मानव प्रजाति पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। तो जो प्रजाति है वो बनी रहे, जो प्रजाति है उसकी जो उपस्थिति है वो बनी रहे, इसीलिए जनन करना अनिवार्य है, वरना जीने के लिए जनन करने की जरूरत नहीं है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीशीज की निरंतरता को बनाए रखें, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगा है जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। यानी देखकर आप बता सकते हैं कि जो लड़का है उसके अंदर जो है अब लैंगिक परिपक्वता जो है वो आ रही है। आवाज का भारी हो जाना, अंडर आर्म्स में बाल आना, प्यूबिक एरिया पे बाल का आना, शुक्राणुओं का बनना, ये सारी परिवर्तन जो है देखने को मिलती है। सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन जो है सही है। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? तो
तो जैसे किशोर अवस्था के दौरान लड़कों में लैंगिक परिपक्वता देखने को मिलती है, बदलाव आते हैं कई सारे, वैसे ही किशोर अवस्था के दौरान लड़कियों में भी लैंगिक परिपक्वता आती है, तो कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, रजोधर्म जो है स्टार्ट हो जाता है, हिप का साइज, हिप जो है चौड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर जाता है, उनके प्यूबिक एरिया पे बाल आते हैं, अंडर आर्म्स में बाल आते हैं, ठीक, और जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाता है। पुरुषों में वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं, क्योंकि इससे सहायता मिलती है शुक्राणु बनने में। जो तापमान चाहिए शुक्राणु बनने के लिए वो बॉडी तापमान से, शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, इसीलिए जो वृषण है वृषण कोश में बॉडी के बाहर होते हैं। यौवन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है, यानी जब लड़के 10-12 साल की उम्र पे पहुंचते हैं उसके बाद इनमें से कौन सा कार्य नहीं होता है वृषण का। तो जनन कोशिकाओं का निर्माण बिल्कुल होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है ना वृषण कोश में यौवन आरंभ से ही। टेस्टोस्टेरोन के स्राव के कारण स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हम बोलेंगे होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण। अपरा का विकास, प्लेसेंटा का निर्माण महिला के गर्भाशय में होता है, एस्ट्रोजन का निर्माण महिला के बॉडी में होता है, और महिला के शरीर में वृषण नहीं होता है। तो 1 और 2 वाला ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके बाद शुक्रवाहिका या फिर शुक्रवाहक वास डिफरेंस में शुक्राणु जाता है, और मूत्र मार्ग जो कि मूत्र और वीर्य दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए मूत्र मार्ग से वीर्य के साथ बाहर आता है शुक्राणु। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचालित नहीं है। तो सिफिलिस है, बैक्टीरियल डिजीज है, ये है, ठीक, HIV एड्स भी है, गोनोरिया भी है, हेपेटाइटिस नहीं है। हेपेटाइटिस में भी जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है ये यौन संचालित रोग है, लेकिन यहाँ पर केवल हेपेटाइटिस दिया हुआ है तो हम लोग इसको नहीं मानकर चलेंगे। स्पेशली अगर हेपेटाइटिस बी लिख करके आ जाए तो ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर जो है आपका अच्छे से रिवाइज होता है, बहुत कम चांस है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, तो आपसे छूट जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इन सारे प्रश्नों को कवर कर लिया, 150 प्रश्नों को कवर कर लिया है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न जो है बहुत कम चांस है कि छूटेगा, अगर आपने अच्छे से कवर किया है तो। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।